अभी जो बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या है हमारा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहाँ पे, अंडर कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ में हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट। सेक्शन देखो कितने लिखे हैं मैंने, 128 से लेके 137 तक का जो सेक्शन है वो बुक्स ऑफ अकाउंट के प्रोविजन को डील करते हैं। मुश्किल से कितने सेक्शन है बेटा, 11 ही, हाँ 10 सेक्शन है, ठीक है। लेकिन इसमें से एक सेक्शन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, याद करो, सेक्शन नंबर 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 135 हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 135 को छोड़ के बाकी के सारे सेक्शन हम पढ़ेंगे। कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है पहले हम वो पढ़ते हैं, बाकी सब छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, चैप्टर का नाम क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट। माइंड में सबसे पहला सवाल आपके माइंड में क्या है अमित सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? तो देखो सिंपल टर्म में याद करो, लॉ मेकर क्या बोल रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है वो सारे रिकॉर्ड्स, वो सारे अकाउंट्स जहां पे आपने ये लिखा है कितनी मनी रिसीव हुई है और क्या आपने एक्सपेंस किया है, मतलब क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट को क्या बोलते हैं बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट। याद रहेगा, पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट को क्या बोलते हैं बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट। सेकंड पॉइंट, आपने जो सेल्स रिकॉर्ड मेंटेन किया है और परचेज रिकॉर्ड मेंटेन किया वो आपका क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट। दो बातें याद हो गई, इनकम का रिकॉर्ड, एक्सपेंस का रिकॉर्ड इज अ बुक्स ऑफ अकाउंट, सेल का रिकॉर्ड और परचेज का रिकॉर्ड इज अ बुक्स ऑफ अकाउंट, एसेट्स की रिकॉर्ड और लायबिलिटी की रिकॉर्ड इज अ बुक्स ऑफ अकाउंट, एंड कॉस्ट का रिकॉर्ड इज अ बुक्स ऑफ अकाउंट। याद रहेगा, चलो ऐसे रट्टा मारो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आएगा, एक्सपेंडिचर और इनकम का रिकॉर्ड इज अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिकॉर्ड इज अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देन सेल एंड परचेज का रिकॉर्ड इज अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड लास्ट कॉस्ट का रिकॉर्ड इज अ बुक्स ऑफ अकाउंट। समझ में आ गया, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला सेक्शन बेटा, हमारा सेक्शन नंबर 128 जो डील करता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। समझ में आया क्या डील करता है, सेक्शन 128 मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। रटो, सेक्शन 128 किसको डील करता है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। चलो दोबारा बोलो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर एंड इनकम की रिकॉर्ड, एसेट्स एंड लायबिलिटी की रिकॉर्ड, सेल एंड परचेज का रिकॉर्ड एंड कॉस्ट का रिकॉर्ड इज अ बुक्स ऑफ अकाउंट। 128 सेक्शन किसको डील करता है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। अब इसमें टोटल बेटा हम कुछ 7 to 10 पॉइंट्स पढ़ेंगे और ये 10 पॉइंट आपको एग्जाम में लिख के आने हैं, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 128 में, सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखा कहां जाएगा। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां मेंटेन करके रखना है। तो लॉ मेकर ने क्या बोला कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। कहां मेंटेन करके रखना है, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। जो भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखना है। सर क्या हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मेंटेनेंस किसी अदर प्लेस पे कर सकते हैं, बोला यस, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मेंटेनेंस रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और प्लेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपने प्लेस डिसाइड किया है उस प्लेस की जानकारी आरओसी को दे देना है एओसी 5 फॉर्म में विद इन 7 डेज। याद रहेगा, विद इन 7 डेज। जिस दिन आपने डिसीजन लिया ना कि हम रजिस्टर्ड ऑफिस में ना रख के किसी और प्लेस पे रखना चाहते हैं, तो जिस दिन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये डिसीजन लिया उसके 7 डेज के अंदर अंदर में इस बात की जानकारी किसको दे देनी है, आरओसी को। कौन से फॉर्म में बेटा, एओसी 5, ठीक है। तो देखो 128 का पहला पॉइंट समझ में आया, हमने क्या बोला, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉर्मली कहां रखी जाती है, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, लेकिन अगर हम कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और प्लेस पे रखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप रख सकते हैं, लेकिन इस बात की जानकारी किसको देनी होगी, आरओसी को। कितने दिनों के अंदर में, 7 डेज। 7 डेज कहां से काउंट करना है, डिसीजन। अब मुझे बताओ ये डिसीजन कहां पे ली जाती है, बोर्ड मीटिंग में। तो आपने इस चीज के लिए बोर्ड मीटिंग बुलाया होगा, तो जिस दिन आपने बोर्ड मीटिंग बुलाया होगा उसके 7 डेज में इस बात की जानकारी किसको दे देनी है, आरओसी को। कौन से फॉर्म में, एओसी 5। इतना रट्टा हुआ। चलो, तो हमने ये पूछ लिया कि सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां पे रखनी है, ठीक है। अब अभिषेक बोल रहा है अमित सर
अच्छा ये बताओ, ये जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात की है, ये ब्रांच ऑफिस की है या मेन ऑफिस की है? तो बोला मेन ऑफिस की। जो अभी हमने बात की है, किसकी बात की हमने? मेन ऑफिस की। लेकिन एक बात बता, कंपनी की ब्रांच ऑफिस भी होती है, कंपनी की ब्रांच ऑफिस भी होती है। तो सर ब्रांच का बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां मेंटेन करना है? तो बोला ब्रांच ऑफिस में। ब्रांच का बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां मेंटेन करना है? ब्रांच ऑफिस में। लेकिन उस ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक रेगुलर इंटरवल पे कहां लेके आनी है? मेन ऑफिस में। कहां लेके आनी है? मेन ऑफिस में। ठीक है, समझ में आया? जैसे मान लो कंपनी का मेन ऑफिस मुंबई में है और ब्रांच है दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई में। तो ब्रांच पे तो आपने ब्रांच का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया, अब उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहां लेके आओगे? मुंबई में, जो आपकी कंपनी की मेन ऑफिस है, वहां पे रेगुलर इंटरवल। ये इंटरवल क्या होगा? आपने सुना होगा आज के दिन जो अकाउंट्स की ऑडिट होती है वो क्वार्टरली होती है और एनुअली होती है ना? तो आप मुझे बताओ इंटरवल भी क्या होगा? क्वार्टरली और एनुअली। इतनी बातें समझ में आ गई? चलो रिपीट करो। जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां मेंटेन करेंगे? बोलो। कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या हम किसी अदर प्लेस पे कर सकते हैं? यस। किस प्लेस पे? किसी भी प्लेस पे आप कर सकते हो, लेकिन उस प्लेस की जानकारी किसको देनी है? आरओसी को। कौन से फॉर्म में? एओसी 5 फॉर्म में। यहां तक कोई दिक्कत? सर ब्रांच ऑफिस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां मेंटेन होगी? ब्रांच में। लेकिन रेगुलर इंटरवल में कहां लेके आनी है? मेन ऑफिस में। और वो इंटरवल क्या होगा? क्वार्टरली और एनुअली। इतनी बातें क्लियर ना? पक्का? चलिए अब ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें जो डिस्कस करने वो बोल रहे हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एक बात मुझे बताओ, बचपन से अपन अकाउंट्स पढ़ रहे, हमें अकाउंट्स में क्या सिखाया गया? मर्केंटाइल सिस्टम, ड्यूल एंट्री सिस्टम, डेबिट एंड क्रेडिट, दोनों की एंट्री मारनी है। तो क्या बोला कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने ड्यूल एंट्री सिस्टम पे, यानी डेबिट एंड क्रेडिट। जो चीज डेबिट हो रहा है उसका क्रेडिट एंट्री भी होगा। आपने पढ़ा है ना टैली, डेबिट देते हो तो वो क्रेडिट अपने आप ले लेता है। आ रही है बातें समझ में? तो 3 बातें क्लियर हो गई। हमने 128 सेक्शन में अभी तक 3 बातें पढ़ लिया। क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां रखना है? मेन ऑफिस का। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां रखना है? रजिस्टर्ड ब्रांच ऑफिस का। एंड तीसरा हमने क्या पढ़ा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के सिस्टम मेंटेनेंस क्या होगा? तो क्या बोला हमने? ड्यूल एंड डबल एंट्री सिस्टम। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन कर सकते हैं क्या? चलो अब टेक्निकली बहुत डिटेल में सोचते हैं। कंपनी में पैसा किसका लगा हुआ है? इन्वेस्टर का। कंपनी में पैसा लगा हुआ है किसका? इन्वेस्टर का। तो आपको ही लगता कि कंपनी को इन्वेस्टर को मौका देना होगा बुक्स ऑफ अकाउंट देखने के लिए? लॉ मेकर ने बोला नहीं, हम आपको बुक्स ऑफ अकाउंट देखने का तो मौका बिल्कुल नहीं देंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन्वेस्टर नहीं देख सकता। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंस्पेक्शन ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकता है। कौन कर सकता है बेटा? ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आप बोलोगे फिर तो सर इन्वेस्टर के साथ गलत हो रहा ना कि उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देखने दिया जा रहा। बेटा बिल्कुल गलत नहीं हो रहा, क्योंकि उनके लिए हमने 129 बना रखा है और बोल रखा है तुम सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेना। क्या देख लेना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बोलोगे अमित सर फिर आपके अकॉर्डिंग से तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई हीरा बताएगा क्या डिफरेंस है? What is the difference between books of accounts and financial statement? कोई बात नहीं बेटा, नहीं पता है 5 मिनट का टाइम दो, 5 मिनट के बाद मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। अभी के लिए रट्टा क्या मारना है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंस्पेक्शन ओनली कौन कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओनली कौन कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। साहिल क्या पूछ रहा है? ठीक है सर, हमने रट लिया, याद हो गया हमें कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंस्पेक्शन ओनली कौन कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर मेरा एक सवाल है कि एक कंपनी है जिसकी कोई सब्सिडरी है। सब्सिडरी का मतलब क्या होता है भाई? उस कंपनी का दूसरी वाली कंपनी के ऊपर 51% या उससे ज्यादा का 50% से ज्यादा का कंट्रोल है, तो वो सब्सिडरी है। फॉर एग्जांपल टाटा ने 50% से ज्यादा शेयर्स रिलायंस के ले रखे हैं, तो टाटा होल्डिंग, रिलायंस सब्सिडरी। ठीक है। साहिल का क्वेश्चन ये है कि अमित सर आपने क्या बोला? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करेगा कौन? डायरेक्टर। सर होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर चाहते हैं कि हम सब्सिडरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करें, क्या है? पॉसिबल है? बोला यस पॉसिबल है, अगर बोर्ड से ऑथराइजेशन मिला है तो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब साहिल पूछ रहा है सर एक क्वेश्चन और छोटा सा। सर एक आउटसाइड इंडिया की कंपनी है, ठीक है, मान लो सब्सिडरी मेरी कहां है? आउटसाइड इंडिया।
या मेरी कोई दूसरी कंपनी आउटसाइड इंडिया, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकता हूं? बोला यस, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी आप क्या कर सकते हैं बेटा, देख सकते हैं, लेकिन परमिशन कहां से लेनी पड़ेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। और अगर कोई डायरेक्टर, इंडियन डायरेक्टर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे फॉरेन कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चाहिए, ठीक है, तो आपको प्रोवाइड करने होंगे विद इन 15 डेज ऑफ रिक्वेस्ट, विद इन 15 डेज ऑफ रिक्वेस्ट। इतनी बातें समझ में आई? चलो यहां तक की बातों को दोबारा रिपीट करते हैं। बोलो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है डायरेक्टर? यस। सर अपनी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है? यस। ठीक है, एग्जांपल दो, मान लो महिमा टाटा कंपनी की डायरेक्टर, तो क्या महिमा टाटा कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकती है? यस। ठीक है, टाटा की सब्सिडरी बाटा, तो क्या महिमा बाटा के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकती है? यस, प्रोवाइडेड परमिशन कहां से होना चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, ऑथराइजेशन मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं टाटा की एक कंपनी आउटसाइड इंडिया है, क्या उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो? यस, लेकिन परमिशन बोर्ड की, एंड जब भी आप रिक्वेस्ट डालोगे उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि 15 दिनों के अंदर महिमा को रिक्वेस्ट मिलना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन मिलना चाहिए। आ रही है बातें समझ में? फिर शुभम पूछ रहा है अमित सर एक छोटा सा डाउट पूछूं? मैंने बोला पूछो। सर मान लो मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं, आपने क्या बोला, डायरेक्टर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने का राइट है। शुभम क्या बोल रहा है, सर क्या मैं अपनी पावर डेलीगेट कर सकता हूं? मतलब शुभम बोल रहा है सर मैं इंस्पेक्ट नहीं कर रहा, मेरी जगह पे मैं क्या अभिषेक को भेज दूं? बोला ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने के लिए डेलीगेशन अलाउड नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स डायरेक्टर खुद इंस्पेक्ट करेगा। कोई बच्चा ऐसा बता सकता है क्यों डेलीगेशन अलाउड नहीं है? याद आ रहा बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज अ वेरी टेक्निकल मैटर। अगर इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का राइट तुम किसी और को दे दोगे, क्या पता उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या कर दे, मिस यूज कर दे, इसकी बेसिस पे वो इनसाइडर ट्रेडिंग कर दे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसलिए सिर्फ राइट किसको है बेटा? ओनली एंड ओनली डायरेक्टर को राइट है और किसी को राइट नहीं है। समझ में आया? इतनी बातें क्लियर हो गई? चलो पहले यहां तक रिपीट करो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां मेंटेन करोगे? बोलो, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, करेक्ट है। अच्छा, ब्रांच ऑफिस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां मेंटेन करोगे? कंपनी के ब्रांच में। रेगुलर इंटरवल में कहां लेके आओगे? हेड ऑफिस में। वो इंटरवल क्या होगा? एनुअली और क्वार्टरली। इतनी दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से सिस्टम पे मेंटेन होगी? डबल एंट्री सिस्टम। कोई डाउट? चलिए इसको साइड कीजिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन इंस्पेक्ट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या किसी को ऑथराइजेशन दे सकता है? नहीं। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी ही कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकता है? यस। अपनी सब्सिडरी का? यस। परमिशन मिलना चाहिए बोर्ड से। फिरंगी कंपनी का? यस। जिस दिन रिक्वेस्ट किया उसके 15 दिनों के अंदर मिल जाना चाहिए। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स डायरेक्टर के अलावा और कोई इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए हमने कितनी बातें पढ़ ली। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कहां होगा, कैसे सिस्टम पे मेंटेन होगा, कौन इंस्पेक्ट करेगा। अब माइंड में सवाल क्या चल रहा है, अमित सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है सर, इसके लिए भी तो कोई होना चाहिए ऑथराइज बंदा, कौन मेंटेन करेगा। अब हम क्या सीखने वाले बेटा, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है? ऐसे ही याद रखना जैसे मैं सीरीज में समझा रहा हूं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए सबसे पहला बंदा जो रिस्पॉन्सिबल है वो है एमडी, फुल फॉर्म इसका मैनेजिंग डायरेक्टर। दूसरा है बेटा होल टाइम डायरेक्टर, कौन है? होल टाइम डायरेक्टर। तीसरा है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एंड चौथा एनी अदर पर्सन जिसको ऑथराइज किया गया है। एनी अदर पर्सन जिसको ऑथराइज किया गया है वो क्या है बेटा? रिस्पॉन्सिबल है किस चीज को मेंटेन करने के लिए? बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। बोलोगे अमित सर एक छोटा सा डाउट, सर अगर मान लीजिए कंपनी में रिस्पॉन्सिबल बंदे कौन कौन से हैं? एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, सीईओ, ये सब है। अगर वो फेल कर जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने में तो बताओ क्या होगा? पनिशमेंट। क्या लगेगा बेटा? पनिशमेंट। कितना पनिशमेंट है? 50,000 से लेके 5 लाख रुपीस तक और 1 ईयर का जेल और बोथ। कितना? 50,000 से लेके 1 लाख रुपीस तक, 1 ईयर का जेल और याद रहेगा? हाँ 5 लाख है ना, सॉरी 50,000 टू 5 लाख और 1 साल तक का जेल। इतना याद हो गया? बताओ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? एमडी, होल टाइम डायरेक्टर,
सीईओ और एनी अदर पर्सन जिसको चार्ज किया गया है। ठीक है, अब एग्जामिनेशन क्वेश्चन ध्यान से सुनना। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है, उस कंपनी ने मिस्टर बी को अपॉइंट किया, मिस्टर बी को अपॉइंट किया और क्या बोला, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, उसको अपॉइंट कर लिया, अब उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मेंटेनेंस शुरू कर दी। ठीक है, 3 मंथ्स बाद पता चला कि ही इज अ मर्डरर, उसने एक मर्डर करके भागा था। कहां से? सऊदी से मर्डर करके वो इंडिया आ गया था और उसने इंडिया में अपनी पूरी पहचान वगैरह सब छुपा के और फिर यहाँ पे अच्छी जिंदगी जी रहा था। बताओ क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वैलिड होगा या नहीं? वैलिड होगा। लॉ मेकर ने बोला यस वो वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ क्या बोल रहा है, एनी पर्सन जिसको इंचार्ज किया गया है। क्या हमने उसकी कोई क्वालिफिकेशन बोली है? क्या हमने उसकी कोई डिसक्वालिफिकेशन बोली है? नहीं ना। तो ही इज, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट उसने मेंटेन किया वो सफिशिएंट है, वो वैलिड ही है। आ रही है बातें समझ में? ठीक है, मुझे बताओ ये क्वेश्चन कहीं आउट ऑफ बॉक्स था या नहीं था? कहीं भी सिलेबस में ऐसा लिखा हुआ है? नहीं ना। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा आपको अपना कॉमन सेंस लगाना होता है। क्लियर है? चलो हमने बताओ क्या क्या पढ़ लिया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां मेंटेन करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से सिस्टम पे मेंटेन होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन इंस्पेक्ट करेगा और कौन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 4 क्वेश्चन पढ़ लिया। 5वां क्वेश्चन, अब इसे क्या बोल रहा है सर, ये बता दो कितने पीरियड तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जाए। बोला 8 इयर्स। कितना बेटा? 8 इयर्स। याद रखना पूरी कंपनी लॉ में किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट को कितने सालों तक मेंटेन करना है? 8 इयर्स। लेकिन याद कीजिए बेटा, मैंने बताया था ना कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स परमानेंट बेसिस पे भी होती है। याद है ना, मिनट बुक परमानेंट बेसिस पे होता है, रजिस्टर ऑफ लोन परमानेंट बेसिस पे होता है। समझ में आ गया? नॉर्मली कितना है बेटा? 8 इयर्स। करेक्ट है? कोई डाउट? अच्छा, अब श्री क्या पूछ रहा है अमित सर, एक छोटा सा डाउट, सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फिजिकली मेंटेन करूं या इलेक्ट्रॉनिकली? आपको क्या लगता है आज के दिन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिकली। आज के दिन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होती है वो कैसे मेंटेन होती है बेटा? इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन होती है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, हमारा आज के दिन लीगल फॉर्मेट ऑफ मैसेजिंग क्या है जिसको लीगलाइज सर्टिफिकेट मिला हुआ है? क्या इससे आप मैसेज करोगे तो वैलिड माना जाएगा? वो क्या है बेटा? मेल। व्हाट्सएप क्या है, अभी तक रिकॉग्निशन उसको लीगल का नहीं मिला है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? चलिए अब एक बात बताओ, हर्ष क्या पूछ रहा है अमित सर, आपने सारी बातें बताई लेकिन एक चीज नहीं बताई, सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पीरियड क्या होगा? आप बताओ क्या होना चाहिए पीरियड? अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च। लेकिन कंपनी लॉ में एक बेटा छोटा सा पॉइंट याद रखना, पूरी कंपनी लॉ में ये बातें याद रखना, हमने क्या क्या बोला जनरली, क्या है बेटा? अप्रैल टू मार्च जनरली ये है। 31 अरे मुझे बताओ अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 21-22 चल रहा है। अच्छा ये शुरू कब से होगा? 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 यही होगा? अब बेटा शांत, वो क्या लिखा हो उसको छोड़ो, पहले यहाँ सुनो। 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022। हर्ष का क्वेश्चन देखो क्या है, दिमाग देखो कितना लगा है इसने। क्या बोल रहे हैं अमित सर? 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 मेरा पीरियड है अभी वाला। सर मैंने आज बिजनेस ओपन की है। कब बिजनेस ओपन किया बेटा? आज डेट क्या है? 6 Feb 2022। अब एक बात मुझे बता, हमारा 128 क्या बोलता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है फाइनेंशियल ईयर के लिए? तो मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो 21-22 है, लेकिन हर्ष ने बिजनेस का कमेंसमेंट बेटा आज हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो जाएगा? 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022। तो लॉ मेकर ने क्या बोला कि अगर किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जैन या जैन के बाद होता है, कब? 1 जैन या उसके बाद, मतलब हमारा जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके 1 जैन या उसके बाद होता है, हमेशा उस कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा अगले साल 31 मार्च को। ये कब हुआ है बेटा? 6 जैन को ना, तो इसका फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होगा?
31 मार्च 2023। आ रही है बातें समझ में? फिर आप बोलोगे अमित सर याद करो, टेक्स्ट में भी आप ही का चेहरा देख के पढ़ते हैं। लेकिन एक बात बताओ, आपने टेक्स्ट में क्या बोला था कि प्रीवियस ईयर कभी भी 12 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे तो सर आपने अपनी फिलॉसफी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कुछ बातें समझ में आ रही? बेटा वो क्या था? टैक्स। ये क्या है? बस चेहरा एक है, पढ़ाने वाला बेटा चेहरा एक है, बट याद ये रखना बेटा वो हमने क्या पढ़ा था? टैक्स। और ये क्या है? कंपनी लॉ। याद रहेगा? एग्जाम में बेटा फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन पूछ लेता है 2 नंबर में। ठीक है, तो मेरे नोट्स में जो फर्स्ट पैराग्राफ है और सेकंड पैराग्राफ है बस वो लिखना। ठीक है, अब एक बात बताओ, आप सब अकाउंट्स के मास्टर हो, आप सबने अकाउंट्स में क्या पढ़ा? होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। आपने अकाउंट से पढ़ा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब होता है होल्डिंग और सब्सिडरी का एक साथ बनेगा। ठीक है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी का एक साथ बनेगा। शुभम क्या बोल रहे हैं कि अमित से एक बात बताओ, होल्डिंग एंड सब्सिडरी का एक साथ अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा तो दोनों का फाइनेंशियल ईयर क्या रखें? तो पता है लॉ मेकर क्या बोलता है? सब्सिडरी का फाइनेंशियल ईयर ऑलवेज होल्डिंग के फाइनेंशियल ईयर से पहले क्लोज करियो। क्यों भाई? क्योंकि सब्सिडरी का तो किसके साथ अटैच करने वाला है? होल्डिंग के साथ, तभी तो कंसोलिडेट होगा। तो बोला हमेशा उसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? होल्डिंग के क्लोजिंग से पहले। होल्डिंग के क्लोजिंग से पहले। और नॉर्मली होल्डिंग कब क्लोज करेगी? 31 मार्च को। ठीक है, तो सब्सिडरी क्या करेगा? फैब में ही क्लोज कर सकता है। आ रही है बातें समझ में? पक्का फाइनेंशियल ईयर का मीनिंग समझ में आया? अब एक बात मुझे बताओ, क्या कंपनी एक्ट ने रिजिड होकर ये बोला फाइनेंशियल ईयर का मतलब 12 महीने ही है? देखा जाए तो एक जगह पे 12 महीने से ज्यादा जा रहा है और एक जगह पे 12 महीने से कम पे ही क्लोज हो रहा है। तो कंपनी लॉ ने कहीं भी रिजिड होकर ये नहीं बोला कि फाइनेंशियल ईयर का मतलब 12 महीने। जनरली 12 महीने ही है, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शंस हैं। आ रही है बातें समझ में? अगर पूरा फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन पूछे अच्छे से तो 5 मार्क्स में आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखने हैं। जनरली एक्स्ट्रा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। याद रहेगा? पक्का? चलिए, इसी के साथ हमारा बेटा चिंदी सा टॉपिक 128 खत्म। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आप बताना ये जेन्युइन है क्वेश्चन या नहीं। आज के दिन फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेगा? तो ऑनलाइन। ठीक है, मतलब इंटरनेट का इस्तेमाल करेगा। तो क्या इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें हमें बतानी चाहिए? लाइक क्या ये बातें जेन्युइन हो सकती है कि सर्विस प्रोवाइडर तेरा कौन है, कौन सा सिस्टम तूने यूज किया है? क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? तो बेटा रूल नंबर 3 है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मेंटेन करने का। मेरे नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 79 का पॉइंट नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट मिला। पेज नंबर 79 पॉइंट नंबर 6 नेक्स्ट पेज पे देखो लिखा हुआ है, नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, location of service provider and where the books of accounts and other books and paper are maintained on a cloud such address। आप देखते हो ना आजकल जो भी चीज हम गूगल पे करते हैं वो सब हमारे क्लाउड में जाके सेव हो जाता है। जितनी भी कांड कांडी अपन ने कर रखे हैं सारा गुल कहाँ पे पता चल रहा होता है? गूगल पे। तो बोला ऐसे वाले चीजों का आपको एड्रेस देना पड़ेगा। बातें समझ में आ गई? बताओ 128 सिंपल है। चलो पहले 128 हम एक बार रिकैप कर ले, रट्टा हो जाएगा आपको। बताओ चैप्टर का नाम क्या है? सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स? 4 बातें। कौन सी? एक्सपेंस का रिकॉर्ड और इनकम का रिकॉर्ड। दूसरा सेल्स एंड परचेज का रिकॉर्ड, देन एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिकॉर्ड, एंड देन कॉस्ट रिकॉर्ड। ये क्या है बेटा? बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, चलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने का सेक्शन कौन सा? 128। क्या बोलता है 128 का पहला पॉइंट? बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर्ड ऑफिसर मेंटेन कर, और तू चाहे तो अदर प्लेस भी चूज कर सकता है, लेकिन इस बात की जानकारी किसको देनी है? आरओसी को। कौन से फॉर्म में? एओसी 5 में। कितने दिनों के अंदर में? 7 डिसीजन लिया वहां से 7 डेज। करेक्ट है। चलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने सालों के लिए मेंटेन करनी है? 8 इयर्स के लिए मेंटेन करनी है। अच्छा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए 4 लोगों के नाम बताओ। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सच अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड।
If they are failed to maintain the books of account, then what will be the penalty? 1 years का imprisonment और 50,000 से लेके 5 लाख तक का फाइन और विद बोल। ठीक है, चलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कौन कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओनली। कौन सी कंपनी का? अपने कंपनी का, अपने सब्सिडरी कंपनी का, अपने फिरंगी कंपनी का। डिमांड के 15 दिनों के अंदर में इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिल जाना चाहिए। कोई डाउट? पक्का? अच्छा बताओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आज के दिन कैसे मेंटेन करने हैं? ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन। ऑनलाइन मेंटेन करोगे तो 4 बातें क्या बतानी है? सर्विस प्रोवाइडर तुम्हारा क्या है, क्लाउड का एड्रेस बताना है, और तीसरा लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपीएस एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं, वो आपको बताना होगा। वो बातें समझ में आ गई? पक्का? याद हो गया? सिंपल सेक्शन कब तक के लिए? ओनली सर जब तक कि हम गेट से बाहर ना निकले। याद रहेगा? चलिए अब आते हैं बेटा सेक्शन नंबर 129। सेक्शन 129, दिस इज अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा। 129 पता है किसको डील करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहले हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। चलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या आता है? बैलेंस शीट। क्या आता है? अटैच्ड विथ डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। याद रहेगा? क्या क्या आता है बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये किसकी डेफिनेशन में आता है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और क्या आएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। और क्या आएगा? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। और जो भी अपन ने ऊपर डिस्कस किया ना, सबके एक्सप्लेनेटरी नोट होता है ना, हमने कोई चीज लिखा उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब मुझे बताओ हमने क्या बोला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट। करेक्ट है? इसके साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। अब आपसे एक सवाल है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या था भाई? एक्सपेंस के रिकॉर्ड, इनकम के रिकॉर्ड, सेल परचेज के रिकॉर्ड, एसेट्स एंड लायबिलिटी के रिकॉर्ड और कॉस्ट रिकॉर्ड। अब आप मुझे जज करके बताओ, बुक्स ऑफ अकाउंट इज अ वाइडर टर्म या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ वाइडर टर्म? बुक्स ऑफ अकाउंट इज अ वाइडर टर्म या फाइनेंशियल स्टेटमेंट? देखा जाए बुक्स ऑफ अकाउंट में सब कुछ आ गई, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का समराइज फॉर्म। यही हुआ ना, उसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का समराइज फॉर्म। लेकिन याद रखना, अगर तेरी स्मॉल कंपनी है, कौन सी कंपनी है बेटा? स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी का मतलब क्या है? अगर तेरा टर्नओवर 2 करोड़ से कम, सॉरी पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ या उससे कम, या टर्नओवर 20 करोड़ या उससे कम, तो तू स्मॉल कंपनी है। क्या बोला मैंने? पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ या उससे कम, टर्नओवर 20 करोड़ या उससे कम, तो तू क्या है? स्मॉल कंपनी है। बोला है स्मॉल कंपनी के लिए और 1% कंपनी के लिए अगर उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं भी होगा तो चलेगा। जनरली क्या बोला है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड होगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या? ऐसे देखने लग जाता हूं जैसे लग रहा है पहली बार नाम सुना है। कैश फ्लो का मतलब क्या है? क्या आया क्या गया, यही तो है ना भाई। कितना कैश आया, कितना कैश गया। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आया राम और गया राम, बस यही क्या है बेटा तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। एग्जाम में ये लिखना है आया राम और गया राम। वो क्या बोलेगा? मैं भी मिलूंगा नेक्स्ट टाइम। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? राम को नेक्स्ट टाइम मिलेगी। वो बेटा बातें समझ में आ गई? 129। चलिए तो देखो, ये जो मैंने आपको बात बताई ना कि बेटा 1% कंपनी के और स्मॉल कंपनी और एक और कंपनी ऐड कर लो बेटा, डोरमेंट कंपनी, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं भी रहेगा तो चलेगा। अब बोलोगे अमित सर स्मॉल समझ में आ गया, 1% कंपनी भी समझा, ये डोरमेंट क्या है सर? डोरमेंट कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिन्होंने इनकॉर्पोरेशन के विद इन 2 इयर्स तक कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं की और उन्होंने अप्लाई किया आरओसी को किस चीज के लिए? कि सर मुझे डोरमेंट का स्टेटस दे दो। किसका स्टेटस दे दो? डोरमेंट का। इसको बोलते हैं इनएक्टिव कंपनी।
ठीक है। और मान याद रखना, कोई भी कंपनी का डोरमेंट स्टेटस मैक्सिमम 5 साल, उसके बाद या तो मैं तुझे वाइंडिंग में भेज दूंगा या तो इसको एक्टिव बनाओ, या तो तू इसको एक्टिव बनाओ या तो मैं कहां भेज दूंगा इसको, वाइंडिंग अप में। क्यों मजे ले रहा है भाई, तू कंपनी इनकॉर्पोरेट करके बैठा हुआ है, बिजनेस तो शुरू कर, बिजनेस तो कमेंस कर। आ रही है बातें समझ में? चलो पहले रिपीट करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, पहले ये बताओ कौन सा सेक्शन 129, क्या क्या इंक्लूड करोगे उसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अटैच्ड विद डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी। करेक्ट है, लेकिन कौन सी 3 कंपनी में कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आएगा? 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी। करेक्ट ना? पक्का? चलिए अब ध्यान से बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू एंड फेयर? अच्छा बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा कौन? TWCG। कौन बनाएगा? TWCG। अब बोलोगे सर ये कौन है? Those who charged with governance, those who charged for governance या with governance। समझ में आ गया? मतलब जिसके अंदर में कंपनी का कंट्रोल है। एक बात मुझे बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया कंपनी ने यानी उनके बंदों ने, अब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए कौन आ रहा है? ऑडिटर। कौन आ रहा है? ऑडिटर। ठीक है, मुझे बताओ ऑडिटर किस चीज को वेरीफाई कर रहा है? एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको किसने बना रखा है? TWCG ने। अब मुझे बताओ क्या ऑडिटर भगवान है? नहीं ना। अगर मुझे बताओ TWCG ने मैनिपुलेशन इतना स्मार्ट किया है तो क्या ऑडिटर पकड़ पाएगा? इसी वजह से बेटा जब आपको ऑडिट चैप्टर पढ़ाया जाता है तो वहां पे एक आता है बेटा डिटेक्शन रिस्क, एक ऐसा रिस्क जो ऑडिटर फाइंड नहीं कर पाया, उसको क्या बोलते हैं बेटा? डिटेक्शन रिस्क। तो मुझे बताओ तुम्हारी विंडो ड्रेसिंग इतनी जोरदार है जिसमें तुम क्या नहीं फाइंड कर पा रहे हो? डिटेक्शन नहीं फाइंड कर पा रहे हो। अब मुझे बताओ अगर तुम डिटेक्शन नहीं फाइंड कर पाओगे तो मुझे बताओ ऑडिट रिपोर्ट मटेरियली मिस स्टेटमेंट होगा नहीं होगा? ऑडिट रिपोर्ट मटेरियली मिस स्टेटमेंट होगा नहीं होगा? मतलब क्योंकि आपने डिटेक्शन रिस्क फाइंड नहीं कर पाया, ऐसा रिस्क जो हमें पता नहीं चल पाया, तो मेरा ऑडिट रिपोर्ट क्या हो जाएगा? मटेरियली मिस स्टेटमेंट। तो उस केस में ऑडिटर क्या देगा अपनी? ऑडिटर क्या देगा अपनी? क्वालिफाइड ओपिनियन। ऑडिटर क्या देगा? अपना ओपिनियन देगा कि भाई क्या है। अब मुझे बताओ क्या ऑडिटर कभी भी कंक्लूसिव बोल सकता कि ऐसा ही है? कभी नहीं, क्योंकि वो हमेशा क्या देता है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या देता है? जजमेंट। इसलिए क्या बोला गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? ट्रू एंड फेयर। और ये कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? बोर्ड। तो आप मुझे बताओ, सॉरी जो मैनेज कर रहा है, आप मुझे बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कुछ गलत है तो रिस्पॉन्सिबल बंदा कौन होगा? जो उसने उसको मैनेज किया है। समझ में आ रही है नहीं आ रही? करेक्ट है, ध्यान से सुनो बेटा। हर एक कंपनी को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल जनरल मीटिंग में लेके जाना होता है। जब मैं आपको एनुअल जनरल मीटिंग का चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें सेक्शन नंबर 96 है। सेक्शन नंबर 96 में क्या लिखा हुआ है कि एनुअल जनरल मीटिंग में 2 टाइप के बिजनेस डील होते हैं। उसमें एक बिजनेस है बेटा ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब क्या? पहला तो यही है बेटा, एडॉप्टेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट अटैच विद डायरेक्टर्स रिपोर्ट और ऑडिटर्स रिपोर्ट। पहला तो यही है। इसका मतलब कि एनुअल जनरल मीटिंग में क्या किया जा रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडॉप्ट किया जा रहा है। कौन एडॉप्ट करेगा? शेयर होल्डर। क्या पास आउट होगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट को एडॉप्ट करने के लिए शेयर होल्डर का क्या चाहिए बेटा? OR चाहिए। आ रही है बातें समझ में नहीं? अच्छा कोई बच्चा बताएगा सर यहाँ पे SR क्यों नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों नहीं? क्योंकि बेटा टाइम पास करते हैं और ये मेंबर्स। अब एक बात मुझे बता, क्या मेंबर की औकात है कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ ले? पढ़ पाएगा? ऑडिटर की हालत खराब हो जाती है तो मेंबर की क्या औकात है कि तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लोगे? पॉसिबल नहीं है ना। अगर मान लो हमने SR की रिक्वायरमेंट डाली होती, अब मुझे बता मेंबर तो कोई भी हो सकता है। अब जिस पर्सन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड नहीं करने आता वो तो हमेशा क्या बोलेगा? ना 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 रे बाबा ना, अपन को समझ ही नहीं आ रहा, वही बोलेगा ना। वो तो सिर्फ ना करता रह जाएगा। अब बोर्ड क्या भाई तू बोल दे हाँ ना, मैं तो ना बोल रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा तो मैं क्या बोलूं। इसलिए क्या बोला भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अडॉप्ट करने के लिए क्या चाहिए? ओनली OR।
और OR तो बेटा ऐसे ही पास हो जाते हैं। वो बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही? अच्छा एक बात बताओ, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट इंक्लूड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ सर, अगर होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी है तो उसका क्या अटैच करोगे? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भी अटैच करना है। याद रहेगा या नहीं रहेगा? पक्का समझ में आ गया? चलिए सर, अगर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंटेन नहीं किया तो पेनल्टी कितनी? सेम एज 128। बताओ 128 की पेनल्टी कितनी थी? 1 ईयर और 50,000 से लेके 5 ईयर। बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पक्का। इसी के साथ बेटा हमारा चिंदी का सेक्शन नंबर 129 खत्म। अच्छा एक बात बताओ, 128 के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कौन चेक करता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन चेक करेगा? वेरी गुड। अब बोलोगे अमित सर अभी तो आपने इस बात की खुलासा कर दी, आपने क्या बोला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगा कहाँ? एजीएम में। और एजीएम में आते कौन है? शेयर होल्डर। तो इसका मतलब कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर सकता है, मेंबर भी इंस्पेक्ट कर सकता है। वो बातें समझ में आ रही है या नहीं? दोनों सेक्शन बताओ। सिद्धार्थ से दिमाग के अंदर गया? दिमाग के अंदर तो गया सर, लेकिन वो आपकी दूसरी वर्ड नहीं गई। सिद्धार्थ। अच्छा चलो, नेक्स्ट सेक्शन है बेटा सेक्शन नंबर 130, दैट इज रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डर। ठीक है, मान लो मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना दिए, क्या उसका रीओपन हो सकता है? क्या उसका रीओपन हो सकता है? ध्यान सुनो बेटा, दो रीओपन करने के दो सेक्शन है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन करने के लिए 130 है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीओपन करने के लिए 131 है। याद रहेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन करने के लिए। अब ऐसे कोरिलेशन के साथ पढ़ो। मेंटेन किस में करूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, और रीओपन किस में करूंगा? 130। ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंटेन किस में करूंगा और रीओपन किस में करूंगा? करेक्ट ना? खत्म। चलिए तो अब पढ़ते हैं बेटा कि सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रीओपन कैसे करना है। तो सेक्शन नंबर 130 देखो, सेक्शन नंबर 130 क्या बोल रहा है? अ कंपनी shall not reopen its books of accounts and shall not recast its financial statement unless application in this regard is made by any of the following। एप्लीकेशन कौन लगाएगा बेटा? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो इनकम टैक्स अथॉरिटी, या तो सेबी, या तो एनी अदर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी, या एनी ऑर्डर एन ऑर्डर इन रिकॉर्ड इज मेड बाय द कोर्ट ऑफ द कॉम्पिटेंट जुडिक्शियल या ट्रिब्यूनल। समझा? दोबारा बोल रहा हूं, 130 क्या बोल रहा है? रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। पहले बताओ, रीओपन कौन करेगा? कंपनी। कौन करेगा? कंपनी। किसके कहने पे? 5 लोग। कौन कौन है बेटा वो 5 लोग में? सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी, देन अदर स्टैट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी, और लास्ट क्या लिखा हुआ बेटा? कॉम्पिटेंट कोर्ट या एनसीएलटी, मतलब ट्रिब्यूनल। इतनी बातें समझ में आ गई? चलो बताओ, दोबारा बताओ, 130 में क्या लिखा हुआ है? रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बाय द फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी, इनकम टैक्स, अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और एनसीएलटी या कोर्ट। करेक्ट है? चलिए सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा। द रीओपनिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज परमिटेड ओनली फॉर द फॉलोइंग रीजन। अब आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई रीओपनिंग क्यों? रीओपनिंग क्यों? अच्छा बोलोगे अमित सर दो बातें, आपने वहां पे लिखा है रीओपनिंग, फिर लिखो रिकास्टिंग, इसका मतलब क्या है? रीओपनिंग तो समझा, वापस से करना, और रिकास्टिंग का मतलब वापस से करना। वापस से क्या करना? कुछ क्या करना? मतलब ऑल्टर या फिर रीचेक करना है। रिकास्टिंग का मतलब जो तुमने डाटा उसमें लिखे हैं दोबारा से वेरीफाई करो। दोबारा से वेरीफाई करो कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं। ठीक है? हाँ, एग्जाम में भी ये लिखेंगे सर भावनाओं को समझो। ठीक है? हर एक क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखेंगे सर? प्लीज अंडरस्टैंड माय भावना। और वो क्या बोलेगा रिप्लाई करके? वेयर इज योर भावना? आई विल फाइंड इन नेक्स्ट अटेम्प्ट। नालायक। देखो बेटा, दो रीजन है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीओपन करने के। पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तूने फ्रॉडुलेंट तरीके से बनाया है। कैसे बनाया है? फ्रॉडुलेंट तरीके से। सेकंड क्या लिखा हुआ है?
अफेयर्स ऑफ द कंपनी इस तरीके से मैनेज की गई है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फ्रॉड किया जा सके। इसका सेकंड वाले पॉइंट का मतलब पता है? सिंपल वर्ड में विंडो ड्रेसिंग। क्या बोलते हैं इसको? विंडो ड्रेसिंग। समझ में आ रहा? पक्का? कोई डाउट? चलिए 130 सेक्शन किसको डील करता है? रीओपनिंग। किस चीज को? कौन करेगा? अरे कंपनी। किसके कहने पे? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी, इनकम टैक्स, अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और बोर्ड या ट्रिब्यूनल। कर दिया? अच्छा, कौन से 2 रीजन पे? तूने बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉडलेंट तरीके से बनाए हैं एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी क्या है बेटा? मिसमैनेज्ड हो रही है, मतलब तूने अकाउंट्स का विंडो ड्रेसिंग किया है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा, ये थर्ड लास्ट पॉइंट देखो क्या लिखा। द कोर्ट ऑफ द ट्रिब्यूनल एज द केस में बी शैल गिव द नोटिस टू द, किसको बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को और सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को और एनी अदर स्टैट्यूटरी बॉडी को। द अकाउंट सो रिवाइज और रिकास्ट, मतलब क्या? जो भी तुमने अकाउंट रिवाइज किया, रिकास्ट किया, वो इन लोगों को पहुंचा दो। इन लोगों को पहुंचा दो। साहिल क्या पूछ रहा है? ठीक है सर हम पहुंचा देंगे, लेकिन एक डाउट है। रिक्वेस्ट किया था अकाउंट्स को रीओपन करने के लिए इनकम टैक्स वालों ने, तो क्या फिर भी अपन को सबको पहुंचाना है? बातें समझाने में क्या बोल रहा हूँ? रिक्वेस्ट किसने किया था? इनकम टैक्स वालों ने। बोला कोई भी रिक्वेस्ट कर सकता है, मैं रीओपन कर दूंगा, रिकास्ट कर दूंगा, और पहुंचाओ किसको? सबको। देखा जाए तो हम क्या बोलेंगे? सर क्यों पहुंचाओ सबको? डाउट किसको है? फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लो लेक्चर खत्म हुआ, डाउट ओनली महिमा को, मैं बोल रहा नहीं मैं तो सबको रोकूंगा। अब क्या बोलो सर हमने कौन सी पाप कर रखी है तो सबको रोकोगे? इसको रोको ना नालायक ने जो डाउट पूछा है, ठीक है। लेकिन मान लो गलती से अपन ने सबको रोक दिया, महिमा की वाट गलती से जाने टाइम में तुमने क्यों डाउट पूछा? वो भी गलती से। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो लॉ मेकर क्या बोलता है? बेटा जिसने रिकास्ट के लिए बोला उसी को भेज, ठीक है। और अगर तुझे ज्यादा दिल कर रहा तो ठीक है बाकी को भी भेज दो, लेकिन लॉ मेकर ने ऐसा कोई फोर्स नहीं। याद रहेगा बेटा? चलिए तो ये खत्म हो गया 130। बहुत ही चिंदी सेक्शन है। बताओ 128 किसको डील करता है? 129 किसको डील करता है? 130 किसको डील करता है? बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा 131 हम अभी पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? वॉलेंटरली रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट, सेक्शन नंबर 131, ठीक है। चलो समझना सर, कंपनी ने क्या बना चुका है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बना चुका है? बोर्ड रिपोर्ट। अब उनको ऐसा याद आया कि मैंने कुछ तो झोल किया है, कुछ तो गड़बड़ किया है, तो वो खुद से क्या कर रहे हैं बेटा? वॉलेंटरली रिवाइज कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? लॉ मेकर ने बोला यस पॉसिबल है, लेकिन मैक्सिमम कितने सालों का? पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का। याद रहेगा? मैक्सिमम कितने सालों का बेटा? 3 फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। आगे देखो सेकंड पैराग्राफ, उसका क्या लिखा हुआ है? इट मे बी नोटेड दैट व्हाइल द प्रेजेंट सेक्शन सेट आउट 3 years for the voluntary revision of financial statement, no such time limit has been prescribed for reopening due to court tribunal। इसका मतलब क्या बोल रहा है भाई कि 130 में मुझे बताओ ऐसा कोई टाइम था? 3 साल, 2 साल, 1 साल, कुछ नहीं है ना। टाइम किस में है? इसका मतलब अगर एनसीएलटी तुझे बोल रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीओपन कर, तो कितने साल का रीओपन कर सकता है? 3 years। अब इसे क्या बोल रहा है? सर आपने मेरा दिल तोड़ा। क्यों सर? अभी आपने 128 में क्या पढ़ाया? बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने सालों के लिए मेंटेन करोगे? और ये क्या बोल रहा है 130 में रीओपन कितने सालों के लिए करूंगा? नहीं पता मुझे, कितनी मर्जी कर सकता हूँ। सर एक बात बताओ, मेंटेन कितने साल का करना है? 8। और वो मुझे बोल रहा है पिछले 22 साल के निकाल के लाओ। कहां से लाऊं मैं? कहां से लाऊं मैं 22 साल के? तुमने क्या बोला? कितने के मेंटेन करने? बाकी के मैं तो जला दिए। तो इतना याद रखना कि अगर तुमने कंपनी लॉ में कोई पाप किया है, पाप का घड़ा भर भी जाता है, तो ओनली 8 years का फूटेगा, और इनकम टैक्स में ओनली 6 साल का, और जीएसटी में ओनली 6 साल का। इसलिए जितने पाप करने करो, मैक्सिमम घड़ा कितने का फूटेगा? 8। उसके बाद का रिकॉर्ड ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि आप ही ने कितना बोला था? 8 years। आ रही है बातें समझ में? पक्का? कोई डाउट?
चले बेटा ये खत्म हो गया 131। 132 हमारा पढ़ना नहीं है बेटा, हटा दो इसको। नहीं पढ़ना है। हाँ 133 बेटा इग्नोर। 133 भी नो। यस थोड़ा ऊपर में कौन कौन सेक्शन पढ़े बेटा अभी तक हमने? 128, 129, 130, 131, 32 और 33 हटा दिया। 134 ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ जो ओनली CS वाले बच्चों के लिए है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट पिछली क्लास में जब मैंने ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें 134 सेक्शन पढ़ाया था डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ठीक है 135 ऑलरेडी हो चुका है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आ रहे हैं बेटा 136 के ऊपर। क्लियर है? अच्छा दो बातें, दो सेक्शन CMA वाले नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। कौन कौन से दो सेक्शन बेटा? 134 एंड 135। वैसे 135 मैंने आप लोगों को भी पढ़ाया था। आज ये बेटा 136 राइट ऑफ मेंबर टू द कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा शांत, इधर देखो 136 क्या बोल रहा है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी किसको देनी है? मेंबर्स को। किसको देनी है बेटा? मेंबर्स को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी किसको देनी है? मेंबर्स को। कैसे देनी है? तो बोला जब तुम नोटिस भेजोगे ना जनरल मीटिंग का, अब ध्यान से अभी के लिए इतना समझ लो, जनरल मीटिंग की नोटिस जिस दिन तुझे मीटिंग करनी है उससे 21 डेज पहले जाती है। जनरल मीटिंग की नोटिस जिस दिन तुझे मीटिंग करनी है उससे 21 डेज पहले जाती है। करेक्ट है? तो जब तू जनरल मीटिंग की नोटिस भेज रहा है तो साथ में अटैच क्या कर दियो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन 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 ध्यान सुनो, अगर तुमने उन 21 डेज में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हर एक दिन के लिए हर एक दिन 2 वर्किंग आवर्स के लिए ओपन किया है। क्या बोला मैंने? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुझे भेजना है कितने दिन पहले बेटा? जनरल मीटिंग के 21 डेज पहले। जब नोटिस भेजोगे तो साथ क्या भेज देना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुझे भेजने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं बोला मैंने क्या बोला कि अगर उन 21 डेज में तूने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओपन कर रखा है फॉर इंस्पेक्शन बाय द मेंबर्स, ओपन कर रखा है फॉर इंस्पेक्शन बाय द मेंबर्स, तो पता लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि सर उस केस में आपको एवरेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजना है। क्या भेजना है? एवरेज। क्यों? क्योंकि तूने ओपन तो ऑलरेडी कर दिया, लोगों ने तो ऑलरेडी देख लिया, अब उसका समराइज फॉर्म भेज दे। ठीक है? जैसे आप मुझसे क्या बोलते हो, सर अमित सर आपने ये रद्दी तो दी, हमें दी ना, अपनी नोट्स आपने दी, लेकिन क्या इस रद्दी का भी रद्दी निकल सकता है? मांगते हो मुझसे कि सर समरी दे दो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना मोटा भेज दिया, अब मुझे बताओ इन्वेस्टर के पास इतना टाइम है कि इसको पढ़ेगा? वो बिल्कुल ना पढ़े। वो क्या बोलेगा, भैया इसका समरी भेज रहा। अपन को देखना क्या है, सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट, क्या चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे याद करो 12th क्लास में अपन को जब बिजनेस स्टडीज पढ़ना होता था ना, सिर्फ उसकी खासकर वो जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, बस वो हेडिंग पढ़ के जाते हैं, बाकी अंदर क्या ठोक रहे किसी को नहीं पता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? स्टेटमेंट का भी समराइज्ड फॉर्म भेजना। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या भेजते हैं बेटा? समराइज फॉर्म। समझा? ठीक है? एक बेटा इंसिडेंस बताता हूँ मेरे स्कूल टाइम की, मतलब जब मैं स्कूल बहुत रेयर चांस से आता था, तो एक सरकारी स्कूल का बेटा एग्जाम हुआ था। ठीक है? एग्जाम में एक बच्चे ने लिख दिया था, क्या उसको बोला कि काव पे ऐसे लिखो, तो हमारे विलेज में हिंदी मीडियम में था, तो उसको बोला गया काव पे लेख लिखो। ठीक है? उसे पता क्या लिखा? गाय के ऊपर लेख लिखो, तो पता क्या लिखा? गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। करेक्ट है? उसने क्या लिखा? गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। उसको बोला भाई काव पे ऐसे लिख, वो नलायक ये 2 लाइन लिख के आ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आगे बेटा टीचर ने भी बहुत अच्छा रिप्लाई किया था, लेकिन वो नहीं बोलूंगा, टीचर ने नहीं बोला सर, बोला बेटा सर, वो माइक पे ऐसा हाथ रख के बोला। इधर आ जाओ, पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया? क्या बोला हमने पॉइंट नंबर 1 में कि सर इधर 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 पॉइंट नंबर 1 में हमने क्या बोला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या भेजनी है तुझे? कॉपी भेजनी है। एक बात मुझे बता बेटा, टाटा कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 पेज में होगी, 200 पेज में होगी। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई तू इन्वेस्टर, मान लो महिमा छोटी सी, ये इन्वेस्टर, ठीक है, अब इसको मैंने भेज दिया 200 पेज की कॉपी,
ओ बेटा जिधर से तूने लाया ना उधर लेके जा इसको, मुझे नहीं चाहिए। क्यों रखूं मैं? एक तो शुरू से लेके अमित सर ने इतना टॉर्चर किया, सीएस पढ़ाने तक मैं कितना पढ़ाया, ऊपर से मैं इन्वेस्टर बनी हूँ, 10 रुपए के डिविडेंड के लिए 200 पेज तेरा पढ़ूं, 10 रुपए के डिविडेंड के लिए मैं तेरा 200 पेज पढ़ूं। इसलिए बेटा क्या भेजना पड़ता है हमें? एवरेज फॉर्म। सिर्फ क्या बता दो तुम उसके मेन पॉइंट। अच्छा एवरेज पता है कौन सा वाला है? AOC 3। कौन सा फॉर्म है बेटा? AOC 3। करेक्ट है। चलिए आगे देखो ध्यान से, थर्ड पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है? इन केस ऑल लिस्टेड कंपनी एंड सच पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ कितना है बेटा? 1 करोड़ से ज्यादा और टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होगा बेटा? इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किया जाएगा। आ रही है बातें समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब बेटा मुझे बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंस्पेक्ट करने का राइट किसके पास आ गया? मेंबर के पास। मेंबर देख सकता है, उसको ओपन कर सकता है। अब मुझे बता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तूने बना लिए, किसको भेजूं? ROC को। AOC 4। 3 फॉर्म याद हो रहे? AOC 3, AOC 4, AOC 5। AOC 3 किसके लिए? एवरेज अकाउंट। AOC 4 किसके लिए? ROC को भेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और AOC 5 किसके लिए? बुक्स ऑफ अकाउंट को अदर प्लेस पे रखना चाहता है तो उसकी नोटिस किसको दे दो? और तीनों फॉर्म याद हो गए नहीं हो गए? पक्का? कोई डाउट? अच्छा अब बोलो कि अमित सर ये बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब भेजो रजिस्ट्रार को? तो बोला AOC फॉर्म में AOC 4 में भेजो विद इन 30 डेज। कहां से बेटा 30 डेज? जिस दिन एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड हुआ, जिस दिन एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड हुआ वहां से 30 डेज। लेकिन अगर तेरी 1% कंपनी है तो जिस दिन फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ उसके 180 डेज में 180 डेज। पॉइंट नंबर 3। वो बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही? पक्का? चलिए अब यहाँ पे देखो क्या लिखा, 137 में अगर तुम फेल कर गए क्या बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भेजने में, किसको? ROC को। तो देखो पेनल्टी कितनी है। सबसे पहले तो कंपनी अगर फेल कर जाती है तो 1000 पर डे का फाइन लगेगा बेटा, जो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक जा सकता है। साथ में जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होंगे लाइक डायरेक्टर और CFO, इनको फाइन लग सकता है बेटा 6 साल, 6 महीने के लिए मिनिमम जेल, 6 महीने तक का जेल हो सकता है, सॉरी मैक्सिमम जेल 6 महीने तक का, और 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का क्या लगाया जा सकता है? फाइन। चलो समराइज करें इसको। आ जाओ 137 बताओ क्या बोल रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको फाइल करना है? कौन से फॉर्म में फाइल करना है? कितने दिन में फाइल करना है? 30 डेज। कहां से 30 डेज? जिस दिन AGM एंड हो। करेक्ट है? बताओ OPC कंपनी के लिए कितने दिन? 180 डेज। कहां से? जिस दिन फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ। करेक्ट ना? कोई डाउट? अच्छा अगर नहीं कर पाए तो कौन लाइबल? बोला कंपनी 1000 रुपीज पर डे, मैक्सिमम कितना? 10 लाख। और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होंगे वो मैक्सिमम 6 महीने तक का जेल, 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का फाइन और वेट। याद रहेगा? ये है बेटा आपका 137। करेक्ट है? खत्म। तो मुझे बताओ कितने टोटल सेक्शन है बेटा? 129 से लेके 137। हमारे काम की चीज 128, 129, 130, 131। पढ़ने का तरीका 128 रीड विथ 129 रीड विथ 131। ठीक है? इसके बाद क्या नहीं पढ़ना? क्या नहीं पढ़ना? क्या पढ़ना है? 135, 136, 137। फटाफट सेक्शन रिपीट कर ले। 128 बुक्स ऑफ अकाउंट, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 130 रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, 131 रीओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट, 134 डायरेक्टर्स रिपोर्ट, 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 136 मेंबर्स का राइट है टू इंस्पेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी भेजनी है। और 137 फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द ROC। नॉर्मल कंपनी कितने दिन में? 30 डेज। कहां से? एनुअल जनरल मीटिंग क्लोज होने से। 1% कंपनी 180 डेज। कहां से? फाइनेंशियल ईयर। बातें समझ में आ गई? पक्का याद हो गया चैप्टर? बोलोगे अमित सर वंस मोर, ओनली 2 मिनट मैं पूछूंगा आपको रिप्लाई करना है। 128 किसको?
कौन मेंटेन करेगा? पूरा बोलो। डायरेक्टर, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, सीईओ और जिसको चार्ज बना है। कितने सालों के लिए? कौन से सिस्टम पे? ड्यू डबल एंट्री सिस्टम। करेक्ट है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता है? इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट, लायबिलिटी, सेल, परचेज और कॉस्ट। करेक्ट है। चलिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कौन कर सकता है? क्या उसके बिहाफ पे कोई और करेगा? नहीं करेगा, ओनली आउटस्टैंडिंग है कंपनी का। कितने दिनों में आ जाना चाहिए? याद हो गया? नहीं मेंटेन किया तो कितना जेल? 1 ईयर। फाइन कितना? 50,000 से लेके 5 लाख। करेक्ट ना? हटा दो इसको। 128 खत्म। 129 किसको डील करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक चेंज इन इक्विटी। करेक्ट है। लेकिन 3 कंपनी कौन सी? गवर्नमेंट, 1%, स्मॉल कंपनी। क्या नहीं होगा उसके में? कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं होगा। कैसे मेंटेन करूँ ये? इलेक्ट्रॉनिकली। कैसे मेंटेन करूँ ये? इलेक्ट्रॉनिकली। करेक्ट है। पेनल्टी कितनी? नहीं मेंटेन किया तो सेम 128 वाली। ठीक है। चलिए, 130 क्या बोलता है? रीओपनिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बाय द किसके ऑर्डर पे? सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स, सेबी, अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और कोर्ट और ट्रिब्यूनल। करेक्ट है। कोई डाउट? अच्छा, जब रीओपनिंग होगा कौन से रीजन की वजह से? 2 रीजन। कौन से? फ्रॉडलेंट हुआ और विंडो ड्रेसिंग। करेक्ट है। अच्छा, 131 में किसका रीओपनिंग? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैसे? वॉलंटरी या फोर्सफुली? मैक्सिमम कितने सालों का? क्या 138 में कोई टाइम लिमिट है? ठीक है। 134 किसको? डायरेक्टर्स रिपोर्ट। 135 CSR। 136 फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजना है किसको? कितने दिन पहले? मीटिंग से 21 डेज पहले। अच्छा, अगर तूने मीटिंग से 21 डेज पहले हर एक दिन 2 घंटे के लिए ओपन कर रखा है फॉर इंस्पेक्शन, तो क्या करूं? AOC 4 में क्या भेजूं? 4 या 3 में। करेक्ट है। चलो, इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको भेजूं? कितने दिन में? 1% कंपनी के लिए 180 डेज। कौन से फॉर्म में? AOC 5 में क्या होगा? अगर बुक्स ऑफ अकाउंट को रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और रखते हैं तो उसकी जानकारी विद इन 7 डेज, जिस दिन डिसीजन लिया उसके 7 डेज में दे देंगे। खत्म। इसी के साथ बेटा चिंदी सा टॉपिक खत्म, दैट इज बुक्स ऑफ अकाउंट। सर हम भी खत्म। बाई नहीं नलायक। टाटा बोलो।